3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का आज तीसरे दिन बहुत शानदार स्वागत हुआ। बीजेपी संसदीय दल ने प्रधानमंत्री मोदी को आज सम्मानित किया। मोदी ने कई बड़ी बातें कही। पहले तो कहा कि मोदी जी की गारंटी नहीं, सिर्फ मोदी की गारंटी कहें, यानी इसमें जी न लगाएं। दूसरा ये कि ये जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। और तीसरी बात ये भी कही कि अगर 24 आ ही रहा है तो लोगों में जाएं और उन्हें सरकार और पार्टी के अच्छे काम बताएं। इसके आगे हम जानेंगे कि नतीजे आए 5 दिन हो चुके हैं। बीजेपी को डिसीजन मेकर मोदी के होते हुए 3 मुख्यमंत्री चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का जश्न देखिए। देश में आज कांग्रेस की तीसरी राज्य सरकार बन गई। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने 1 लाख की भीड़ के सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 10 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कांग्रेस के लिए बड़ा दिन था, इसीलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों वहां मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की 6 गारंटी भी आज से लागू कर दी। लेकिन बीजेपी 3 सीएम चुनने में इतना वक्त क्यों ले रही है, इसमें कांग्रेस को भी दिलचस्पी है। घटनाक्रम यह है कि वसुंधरा राजे कल रात से ही दिल्ली में हैं। वो आई हैं या बुलाई गई हैं, इस पर सस्पेंस है, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही है कि वो विधायक की बाड़ेबंदी कर रही थी। एक विधायक के पिता ने इस तरह का आरोप भी लगाया है। राजस्थान की सीएम की रेस में अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र शेखावत, बाबा बालकनाथ और दिया कुमारी जैसे 10 नाम हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लगातार पब्लिक के बीच में हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 दिन से रमन सिंह के मुकाबले रेणुका सिंह का नाम चल रहा है, लेकिन यहां भी दावेदारों की लिस्ट में 5-6 नाम है। तीनों राज्यों में लिस्ट लंबी चौड़ी है, लेकिन सिवाय मोदी, शाह और जेपी नड्डा के कोई नहीं जानता कि कौन सीएम बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है ये सारी लिस्ट फेल हो जाए और कोई अलग ही 3 नाम सामने आ जाए। ऐसा नाम जो उनके 4 दांव में फिट बैठते हो, जो सिर्फ 24 तक के नहीं बल्कि 2034 तक की प्लानिंग में फिट बैठते हो। ये 4 दांव भी बताएंगे। उससे पहले ये राउंड अप देखिए। मुझे कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं चाहिए। मैं मोदी हूँ, जनता मुझे मोदी की तरह अपना मानती, तो जी माननीय लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीन राज्यों में हमारे लोगों ने चुन चुका है और सरकार बनाया जा रहा है। 5 दिन हो रहा है और भाजपा अगर इतने बहुमत के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही तो ये दुविधा क्या है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। बहुत अच्छा निर्णय पार्टी के प्रदेश हित में होगा। इंतजार है पर्यवेक्षकों का। कोई हम लोग इस रेस की मैदान में हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसको क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में करने की जवाबदारी हम सबकी है। यहाँ हम सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं। मुझे जो भी अवसर दिया जाएगा मैं काम करूंगी। हमारे दो वाले किसी को बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है जो अटल अडवाणी से जुड़ा रहा हो। वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। दो ही लोग निर्णय लेते हैं कौन कहां का मुख्यमंत्री बनेगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। एक कहते हैं कि हमारी तो स्पष्ट नीति और स्पष्ट फैसले होते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, आप मुख्यमंत्री चुन नहीं पा रहे। के शर्मा भाई, नहीं तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो तो चुनाव हार गए हैं, उनके पेट में किस बात का दर्द है? अरे दर्द आना और दर्द सहना ये दोनों राजनीति है। या तो आप उनको दर्द देंगे या आप उनको दर्द देंगे कि भाई राजनीति यही है, एक दूसरे के पेट में दर्द देना। कोई दर्द दीपक भाई हमें कैसे दर्द होगा? बनेगा तो कमल भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस का तो सीएम बनने वाला नहीं है, तो वो बेचारे अपने घर बैठे, जनता ने घर बैठने का आदेश दिया है तो जाए वहाँ घर बैठे, काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? दूसरी बात, आप तो दीपक जी काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं
यदि मैं कांग्रेस के इतिहास नहीं गिनाना चाहता कि कर्नाटक में कितने दिन बाद सरकार बनी थी, हिमाचल में कितने आपस में विवाद के बाद सरकार बनी, क्या क्या कंडीशंस हुए थे, इस पे मैं नहीं जाना चाहता, इसको ना मुझे दोहराने की ज़रूरत है। स्वाभाविक सा है, हमारे यहाँ एक पूरी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सारे चीज़ें पूरे होने के बाद विधायक दल की बैठकें, अभी पर्यवेक्षक भी तय होने, सारी चीज़ें, अभी इतनी बड़ी जीत मिली है, अभी हमारे कार्यकर्ता भी खुशी मना रहे हैं, विधायक भी अपने क्षेत्रों में धन्यवाद दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद, और अभी हमारे पास डेट भी है, बहुत ज़्यादा डेट है कि हम जो है आराम से अपना वो बनाएंगे और अच्छे से और पूरे समीकरण को सोच के सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि हम कुछ इस तरह का, यहाँ एक परिवार तो है नहीं कि एक परिवार बैठ गया उसमें सेटिंग हो गई कि कौन एटीएम बनेगा, कौन से एटीएम बनेगा, ऐसी तो हमारे यहाँ की प्रक्रिया है नहीं दीपक जी। तो हम लोग इस तरह से नहीं, हम एक पूरी समीकरण को ध्यान में रखते हैं और ये ध्यान में रखते हैं कि आगे की राजनीति भी कैसी है। 2024 का चुनाव है, हमें वो भी देखना है, हमें तमाम बातें देखना है और साथ में ये देखना है कि जिस तरह से हम वादे किए हैं और उसको कैसे हमें पूरा करना है। तो ये सारे प्रक्रियाओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करके और सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, बहुत जल्दी हम इसका निर्णय करेंगे। लेकिन इसकी एक समय सीमा जो है कोई इसकी बंधी तो होती नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कांग्रेस क्यों परेशान है। कांग्रेस अपने घर में बैठे आत्मचिंतन करे कि काय के लिए हार रहे हैं, काय के लिए हार गए, काय के लिए कुर्ता फाड़ जो है प्रतियोगिता कर रहे थे, एक दूसरे की कुर्ता फाड़ रहे थे मध्य प्रदेश में दोनों नेता। आज मैंने देखा, आज ही आपके टीवी चैनल में कि एक नेता को लेके दिग्विजय सिंह जा रहे हैं उसके मुंह में काली पुतवाने के लिए। मतलब आप सोचिए क्या स्तर है कांग्रेस का। एक दलित नेता विधायक, उसको दिग्विजय सिंह साथ लेके जा रहे हैं क्या करवाने के लिए, मुंह में काली पुतवाने के लिए। मतलब ये इस तरह की राजनीति हो रही है कांग्रेस के अंदर। जवाब ले लेते हैं सुजाता जी। आप दलित समाज का भी दिखाइए, फूल सिंह बैरवा जी का शॉट दिखाइए और ये भी बताइए कि उन्होंने मुंह पे आकर काली क्यों पुतवाई और दिग्विजय सिंह जी क्यों साथ थे उनके। बताइए सुजाता पॉल जी, क्या है इसके पीछे, क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है पार्टी मुंह पे एक नेता के काली पुटवा के। फूल सिंह बैरवा, देखिए सबसे पहले तो ये कि अहंकार देखिए भारतीय जनता पार्टी का, कि इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो इनके पेट में दर्द होता है जब ये सवाल करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और हम अगर समय लगा रहे होते हैं अपने मुख्यमंत्री या नेता को चुनने में, तब इनके पेट में दर्द क्यों होता है। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर उधर की बातें करनी, मुद्दों पे रहना नहीं। राजस्थान में देखिए कि क्या हाल है। लेकिन दीपक जी एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी, लोक नीति CSDS का जो एक सर्वे आया है, और ये सर्वे नहीं बल्कि इसको स्टडी कहा जाएगा, इसमें इनको मालूम है कि इनकी स्थिति कितनी खराब है। इनको पता हो ना हो प्रवक्ता को, मगर मुझे पक्का यकीन है कि प्रधानमंत्री जी को और शाह जी को ये पता है कि जो महिला लाभार्थी हैं उनमें से आधे के करीब जो है वो इनके पक्ष में गई हैं और आधे जो है वो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वोट किया है। इसलिए इनको दिक्कत हो रही है, इसलिए इनको चेहरे बदलने की इस वक्त दिक्कत है और ये नहीं समझ पा रहे कि लोगों को साथ लेके कैसे चले। भाई के शर्मा जी को तो आज ये बताना चाहिए कि राजस्थान की जब बात हो रही है हम तो हार गए, हमारे को भूल जाइए। लेकिन आप बताइए कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बेटे ने अगर किसी एक विधायक की बेड़ाबंदी कर दी तो वो कैसे कर दी, आप लोगों के रहते हुए कर दी। और आप देखिए कि राजस्थान में 4 दिसंबर को विधानसभा डिसॉल्व हो चुका है और गवर्नर साहब ने इसको जब डिसॉल्व कर दिया तो इसका मतलब है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही सारा काम होना चाहिए। लेकिन इनके बाल मुकुंद आचार्य जाते हैं, वो लोगों को धमकाते हैं कि यहां से अपनी नॉन वेजिटेरियन की ठेलियां हटाओ। पूरे राज्य में आप बंद करवा दीजिए नॉन वेजिटेरियन, गरीबों की ठेलियों पे क्यों हाथ मार रहे हैं आप। उसके बाद एक और बयान आता है उनका, माफी वीर बन जाते हैं, बुलबुल पर बैठकर कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूं अगर किसी के फीलिंग्स को मैंने आहत किया। उसके बाद कोटा से एक नेताजी की वीडियो आ जाती है, वो कहते हैं कि भाई हमने तो ये नॉन वेजिटेरियन बंद करना है। तो पूरे, मैं कह रही हूँ पूरे राजस्थान में करिए आप, क्योंकि नेता तो चुन नहीं पा रहे, इधर उधर की बात आपको करनी ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यही नहीं पता कि नेता कौन है। शिवराज चौहान जी कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना के कारण हम जीते, और इनके बाकी नेता कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, मोदी की गारंटी है। तो ये तो सच्चाई है कि मोदी जी खुद कह रहे थे चुनावों के पहले कि मेरा नाम नहीं, हम तो कमल के नाम पर जाएंगे और जो वोट आपने देना है वो कमल को देना है। और अब क्योंकि जीत हासिल हुई, और जीत होती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई है। लेकिन
पलटने में पलटा वीर, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि तब से पलट रहे हैं जब से इनका आगाज हुआ है। और मैं बात कर रही हूँ 1925 से, जब आरएसएस बनी। तो कभी इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे। बता दीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मगर बाकी लोग वहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवराज चौहान जी की स्कीम है। तो आपको खुद ही नहीं पता कि आपको बोलना क्या है। ठीक है सुजाता जी, आपने इनका कंफ्यूजन तो बता दिया, मुझे बता दीजिए। ये शॉर्ट दिखाइए, बड़ा दिलचस्प है। ये कालिक जो है और कोई नहीं पोत रहा है, ये खुद फूल सिंह बैरवा पे दिग्विजय सिंह जी पोत रहे हैं। शॉट दिखाइए मुझे, अभी दिखाए, बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है। अब ये देखिए, ये दिग्विजय सिंह ने कालिक ली, फूल सिंह बैरवा के गाल पे लगाई और इससे पहले ईवीएम पर भी लगाई। फूल सिंह बरैया, माफ कीजिएगा, फूल सिंह बरैया, ये लगा दी उन्होंने कालिक। दिग्विजय जी भी हट्टाहस कर रहे हैं, फूल सिंह बरैया भी कर रहे हैं। अब कालिक लगानी थी ईवीएम पर, देखिए कालिक लगानी थी ईवीएम पर, क्योंकि ईवीएम हारी। तो क्या ईवीएम ने हरा दिया कांग्रेस को, ये कहेंगे आप? ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये क्या दिखा रहा है? वो ये कालिक का खेल क्या है? चुनाव में हार जाए तो ठीक है, जाए जनता के पास, अगले 5 साल फिर जाए, लेकिन ये कालिक खुद को भी लगाना, ईवीएम को भी लगाना, ये क्या दिखाता क्या है? क्या कम्युनिकेट कर रही है जनता को सुजाता पॉल जी? देखिए, जो कुछ दिग्विजय सिंह जी और ये जो महानुभाव है इनके बीच में हो रहा है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो पेट में दर्द क्यों हो रहा भाजपा के? अरे दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे जनता क्या समझेगी कि क्या पागलपन है ये? माफ कीजिएगा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पागलपन, अरे दीपक जी, पागलपन तो भाजपा करिए, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारे अंदर की बात है, हम कालिक लगाए, हम पीला लगाए। अरे अंदर लगाइए ना, बाहर क्यों लगा रहे हैं सड़क पे? अरे सुनिए दीपक जी, ये लोग करते हैं अंदर होती है कॉन्स्पिरेसी, बाहर आकर ट्रांसपेरेंसी, तो दोनों में फर्क होता है। हम जो कर रहे हैं सबके सामने करते हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने अगर ईवीएम पे सवाल उठाया है तो सबने तो नहीं कहा ना। तो जो बातें हमारे यहाँ फ्रीडम है ना, बोल सकते हैं। यहाँ तो देखिए कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा कि हाँ भाई मुख्यमंत्री। आपको भी पूरी जानकारी नहीं, आप भोपाल से एक रिपोर्टर दीजिए जिससे खबर कंफर्म होगी। के शर्मा जी का जवाब ले लेते हैं। नहीं, देखिए ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर की बात है कि हम किसी भी दलित को अपमानित कर सकते हैं। ये अहंकार, ये कांग्रेस का अहंकार। ये वो एक दलित नेता है, उस दलित नेता के मुंह में कालिक पोत रहे हैं, ये बताता है। अरे आप दलितों का कितना अपमान करते हैं, इसका तो दृश्य सामने है ना। मैं बीच में नहीं बोला था दीपक जी, ये बदतमीजी करने से। सुजाता जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। के भाई प्लीज, सुजाता जी उनकी बात हो जाए। मैंने आपको देखिए 2 बार बोलने का मौका दिया, उनको भी दूंगा, आपको भी पूरा मौका दूंगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है सुजाता जी, जो आपको भी अच्छी लगेगी, सुन के मजा आएगा। के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि देखिए आप ठीक है, आपके घर का अंदर का मामला है, लेकिन आपको तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक दलित के मुंह में हमने कालिक पोत दिया। ये सारे कर्म आप करते रहे दलितों के साथ अत्याचार, या एक नहीं 100 घटनाएं, किसी को लात से मार दिया है आपके नेताओं ने, ये सारे अपमान आपने किए हैं। लेकिन आज तो आप सरेआम कर रहे हैं सारी चीजें, तो मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि, और इसको अपनी शान बता रहे। रही बात ईवीएम की, तो देखिए कैसा दोगलापन और दोहरापन है दीपक जी, कि तेलंगाना में जीत गए तो साहब वो तेलंगाना हमारा ठीक है ईवीएम, लेकिन यहां हार गए तो यहां पर ईवीएम गलत है। और ईवीएम के साथ में जो है अब सारे क्वेश्चन उठा रहे। तो ये बड़ा ज्यादा दोहरा रवैया जो कांग्रेस का होता है कि खुद में कभी बैठ के घर में विचार करें। ये लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपने जो बात बोली कांग्रेस के बारे में ठीक है, वैसे आप में भी गुटबाजी की कमी नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप में भी गुटबाजी की कमी नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं, वसुंधरा जी ने आज तक कभी मोदी जी की तारीफ नहीं की उस तरीके से जिस तरीके से उनको करते रहना चाहिए नेता हैं। लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट लिखा है। ट्वीट में क्या लिखा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे, उड़ गया भैया मेरा, मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। आज संसदीय की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सांसदों ने शानदार स्वागत किया। और ये कब ट्वीट कर रही है ये भी बता दूं, नड्डा जी से मिलने से ठीक पहले 10:30 बजे स्वागत का कार्यक्रम खत्म हो गया था। तो ऐसा क्या अनुभूति हुई वसुंधरा जी को कि नड्डा जी से मिलने से पहले ये ट्वीट उनको करना चाहिए? ये पहले ही दिन कर देती, क्या दिक्कत है? नहीं दीपक जी, शायद मुझे लगता है कि आपके पास थोड़ी उसके विषय में जानकारी थोड़ी कम आई है। मैं चाहूंगा के 5वें दिन ट्वीट हुआ है, सॉरी जो डायरेक्टर बोर्ड है
नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ, अभी मैं तथ्यों के साथ आपको बताता हूँ कि आप उनसे कहें कि उस दिन का उनका बयान निकालें, और उस दिन जिस दिन विजय हुआ था, जीत हुआ था, उसके बाद उनका बयान क्या है। केवल यही नहीं, 2 दिन पहले उनके घर के सामने आपके ही चैनलों ने रिपोर्ट किया, बाकायदा 2 बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे जिसमें उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके जीत के लिए बाकायदा उन्होंने अपने नाम से स्वयं वसुंधरा राजे निवेदक में लिखा हुआ है। या आप चाहें तो आप अपने शशि मोहन जी जो मध्य प्रदेश राजस्थान के जो आपके रिपोर्टर हैं उनसे भी मेरी बात कंफर्म कर सकते हैं, और आप उनसे बयान भी ले सकते हैं। तो मैं ये थोड़ी स्पष्टता कर दे रहा हूँ आपको, ये ऐसा नहीं है और ये कोई गुटबाजी नहीं है। ये आज जो संसदीय दल का उन्होंने उल्लेख किया है, क्योंकि संसदीय दल में आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है भरपूर स्वागत हुआ है, काफ़ी उत्साह में सांसदों ने स्वागत किया है, उसको उन्होंने फोटो के साथ में और उसके साथ में ट्वीट किया। तो ये विषय नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं। और वसुंधरा जी केवल यही नहीं, जो चुनावी रैली थे आपने स्वयं देखा है कि एक ही माला के अंदर में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और वसुंधरा जी भी साथ में। लेकिन मैं आज दूसरी बात कह रहा हूँ, ये हमारे यहाँ इस तरह की गुटबाजी न होती है, न चलती है, न चलता है किसी भी तरह का। दूसरी बात, आज से चुनाव के पहले यही कांग्रेस हमसे पूछती थी ना कि आपका सीएम का चेहरा कौन है, आपका सीएम का चेहरा कौन है, आपके से यही बातें होती थी ना। हम बार बार क्या कहते थे, हमारे सीएम का चेहरा कमल है, हमारे सीएम का चेहरा कमल है, मोदी जी की गारंटी है, वोट होगी मोदी जी की गारंटी पर। तो स्वाभाविक है, जनता ने उसमें इतना बड़ा हमें मैंडेट दिया है, इतना बड़ा जन आशीर्वाद दिया है। तो हम जो है आज भी आप ये कह रहे हैं कि जो है इसको ये करने में विलम्ब हो रहा है, ये करने में विलम्ब हो रहा है, कोई विलम्ब नहीं है। आज 3 दिन ही तो हुए हैं दीपक जी, कौन सा जो है 3 महीना गुजर रहा है या 30 दिन हो गए? 3 तारीख को भी उन्होंने प्रेस बयान दिया था। मैं रिकन्फर्म कर रहा हूं, आपने जो बात कही थी सही है, मैं गलत कोट नहीं कर सकता, है ना, कंफर्म। दूसरा, आप होर्डिंग का भी मैं जो कह रहा हूं वो भी कंफर्म कर लीजिए, और बाकायदा नहीं कहेंगे तो मैं फोटो भेज दूंगा। मैं इसमें स्पष्ट कह रहा हूं कि ये सारा कि जो कहना एक गलत है, और आपने भी उसको कंफर्म कर दिया। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए आज कांग्रेस की विडंबना अलग है। मैंने जिस बात पर प्रश्न उठाया कि एक दलित व्यक्ति के, एक जो आपका विधायक भी है, वरिष्ठ नेता भी है, आप उसके मुंह पे, आपको तो यदि मान लो उन्होंने एक जोश में कह भी दिया कि 50 से ऊपर सीट जाएगी तो हम ये नहीं करें, तो आप कम से कम समझाते। लेकिन आप तो बाकायदा गाजे बाजा के साथ लेके आके उसके मुंह में पोत रहे हैं, और वो खुद पोते तो भी समझ आए, दिग्विजय सिंह पोत रहे, यानी एक अजीब सी हालत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आज कांग्रेस इतनी हताश निराश स्थिति पे खड़ी है कि वो यही नहीं समझ पा रही। अभी ये सीएसडीएस पता का कहां का आंकड़ा होते रही थी, यही सीएसडीएस आपको जिता रहा था ना मैडम, यही सीएसडीएस जिता रहा था, 2 राज्यों में हमें हरा रहा था। क्या हुआ, जनता ने दे दिया ना परिणाम, 3 राज्यों में भारी बहुमत से जीत के आए। इतना तो किसी सर्वे का आकलन भी नहीं था। तो आज भी उसी सीएसडीएस में आप खड़े हैं। अरे मान लीजिए भारी बहुमत हो जाता, मान लीजिए ना भारी बहुमत, क्या गलत क्या है भारी बहुमत को स्वीकार कीजिए। एक सेकंड, अब मैं बोल लूं? देखिए, जो आप हार को स्वीकार कीजिए कि हाँ हमको जनता ने हराया है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। गलतफहमी में मत रहिए, जनता ने इतना बड़ा कोई अंतर नहीं रखा है। हम पिछली बार राजस्थान में आधे % से जीते थे, इस बार 2 से 2.5% के बीच से हम हारे हैं, और इसको हम स्वीकार भी करते हैं विनम्रता से, अपने अंदर जागेंगे भी, और आप लोगों को जीत की बधाई है। लेकिन सच्चाई है कि जिस तरीके से पहले हो रहा था वैसे नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में 8%, आप बोल तो रही हूँ, सुनाई देता है, 8% का अंतर है, 8% का। हमारे कैंडिडेट आप लेके जीते हुए जो विधायक थे वो लेके भी गए, उसको मत भूलिए। तो यानी कि फायदा तो उसका भी हुआ। लेकिन कहाँ लेके गए, कौन लेके गए? क्यों आपने, अरे इलेक्शन हो गया मैडम, सरकार तोड़ी नहीं थी। अरे शर्म नहीं आती, हंसते हैं, सरकार तोड़ी। हमने नहीं तोड़ा था, हमने नहीं तोड़ा था आपकी सरकार, ये गलतफहमी में है। आपकी सरकार हमने नहीं तोड़ा, आपके विधायकों ने तोड़ा। अब आप इनको रोक नहीं रहे, मुझे तो बता रहे थे रुकने को। अच्छा के रुक जाइए प्लीज, मत बोलिए उनके बीच में, रोक दिया। आप पूरी बात बताइए ना, छत्तीसगढ़ में के रुक जाइए, बोल लीजिए सुजाता जी, बोलिए सुजाता जी। जी दीपक जी, अब ये जो सीएसडीएस की बात कर रहे हैं, ये सर्वे नहीं है, ये स्टडी है उन वोट का जो वोट पड़े हैं उनकी बात करी जा रही है। लेकिन अभी इनका एक बार जरूर बताना चाहूंगी कि ये दलित की बात कर रहे हैं ना, तो इनके लिए एक व्यक्ति दलित होगा, आदिवासी होगा, लेकिन उसका
ये करने की बात करेंगे, कर नहीं पाएंगे। जब किसी के चेहरे पर पेशाब करता हुआ कोई व्यक्ति दिख जाएगा तब मुख्यमंत्री बुला के उसके पांव धोएंगे, वो भी 4-5 दिन के बाद। सच्चाई है कि राजस्थान में इस वक्त अति हो रखी है। बताइए कि राजस्थान में कैसे हत्या हो रही है, कैसे धमकी दी जा रही है लोगों को, आम लोगों को। तो इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। सच्चाई है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो अगर ये कमल के नाम पर जीती है, कमल का मुख्यमंत्री होना था, तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, क्यों इतना समय लग रहा है। और जब आप किसी से सवाल करते हैं तो ये मत भूलिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए तो गरीब की जाति है, अभी तो आप बता रहे हैं दलित की जाति। तो प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि दलित की जाति है या नहीं है। ये जातियां हैं और इसी वजह से आप इसको घुमा फिरा कर इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। लेकिन सच्चाई है कि अगर मेरी पार्टी के अंदर कोई दलित है, कोई आदिवासी है, कोई ब्राह्मण है, हम सब बराबर, कोई माइनॉरिटी, हम सब बराबर है। हम इस तरह से डिवाइड नहीं करते अपनी पार्टी के लोगों को, और आप डिवाइड करते हैं। ये है आप में और हम में फर्क। ठीक है। अब के शर्मा जी रुक जाइए, आपके सहयोगी भी हैं, इंडिया के सहयोगी भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं भोपाल चलता हूं कि भाई मैं आऊंगा आपके पास। मेरे पास भाटी जी है, भाटी जी नाराज हो जाएंगे, धीरेन्द्र कुमार एनडीए के सहयोगी है, वो नाराज हो जाएंगे। भाई पत्रकार का काम और नेता का काम बहुत कठिन होता है सर। जब नेता के सामने पत्रकार बैठा होता है तो पत्रकार का काम और कठिन हो जाता है, क्योंकि नेता कुछ भी कह सकता है, मैं नहीं कह सकता ना कुछ भी। लेकिन ये बात समझेंगे, ये खबर क्या है राहुल मिश्रा वाली, फूल सिंह बरैया वाली, जरा सुनते हैं कहानी क्या है। राहुल बताइए ये क्या मामला क्या है। राहुल मुझे बताइए जरा, क्यों कालिक पोती गई, ईवीएम पर क्यों पोती गई, दिग्विजय सिंह क्यों कालिक पोत रहे थे। मतलब इस तरह का सॉलिड शॉट्स मैंने बहुत कम देखे हैं राजनीति में कि खुद ही एक दूसरे के मुंह में कालिक लगा रहे हैं। दीपक जी, ये शुरुआत इसलिए किया इन्होंने आज क्योंकि चुनाव के समय इन्होंने कहा था फूल सिंह बरैया ने कि यदि बीजेपी 50 से ऊपर यदि पा जाएगी, सीटें पा जाएगी, तो अपने मुंह पर खुद ही कालिक पोत लेंगे। ये इन्होंने दावा किया था और उसके बाद फिर आज जो है इस पूरा देखने को मिला, और जिसमें इन लोगों को राजभवन जाकर के और कालिक पोतनी थी। लेकिन जो न्यू मार्केट है वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपने चेहरे पर कालिक पोतने का पूरा कार्यक्रम वहाँ पर किया। और यही कह रहे थे कि ईवीएम, और ईवीएम पे भी इसलिए लगाया कि ईवीएम की वजह से इन लोगों को हार हुई है। मैंने ये सवाल भी पूछा कि आपको तेलंगाना आपने जीता आपने, तो कह रहे हैं कि इसलिए एक स्टेट जिता दिया इन लोगों ने क्योंकि फिर उसके बाद जनता क्या कहेगी कि आखिर में आप कैसे सारे के सारे चुनाव जीतते जा रहे हैं। हमने कहा कि और कई एक ऐसे राज्य भी हैं जहां पे आपने जीत हासिल की, आप ईवीएम पे सवाल कैसे आप उठा सकते हैं। कह रहे हैं कि मेरा खुद का, हमने कहा कि आप ईवीएम की वजह से आप भी जीत हासिल की है। कह रहे हैं कि मैं 50,000 के ऊपर वोटों से जीतता मैं, लेकिन 30,000 वोट से ही केवल मैं जीत पाया मैं। ये तमाम दावे करते हुए, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था और यही कारण है कि इस वजह से ही आज जाकर के और इनको कालिक पोतना पड़ा और कालिक इन्होंने लगाया। दिग्विजय सिंह भी खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कालिक यहाँ पर लगाया उसमें। तो ये पूरा का पूरा जरा पूरे पैनल को दिखाइएगा प्लीज, शॉट भी दिखाइएगा। वो अपने ऐड आता है ना राहुल, एमपी अजब है सबसे गजब है, तो वाकई ये दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं ये सबसे गजब है। अपने ही नेता के मुंह में कालिक पोत रहे इसलिए क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटें जीत गई। सर यदि कहा जाए दीपक जी तो सही में तरीके से ये एमपी अजब है गजब है, और यहाँ पे अजब ही गजब होता है। और ये यहाँ पर अपने एक बड़े कद्दावर नेता जो है एक अपने दूसरे नेता के ऊपर जो है कालिक कहीं ना कहीं वहाँ पे पोत रहे हैं, और कारण खुशी से पोत रहे हैं, बड़े प्यार से पोत रहे हैं और बड़े प्यार से पुतवा भी रहे कालिक। लेकिन एक और चीज आपने सर यदि देखा जाए तो इसमें देखेंगे तो लक्ष्मण सिंह जो है इनके भाई हैं, वो हार गए थे। मैंने उनसे जब सवाल पूछा तो लक्ष्मण सिंह जी का कहना था कि नहीं ईवीएम ओवीएम का कोई वो नहीं है, लेकिन वो दूसरी बातें कह रहे थे, मैनिपुलेशन था और इस वजह से जो है पूरा का पूरा मंदिरों में पैसे रखे गए थे। तो हर एक नेता जो है यहाँ पे अपनी अपनी तरीके से इस हार को जो है इलेबरेट करने की कोशिश में लगा हुआ, चाहे वो तमाम कांग्रेस के नेता कोई ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहा है। तो इसको एक सीधे तौर पे कहा जाए कि अपनी तरफ से कोई भी यदि इलेबरेट करना कि अपनी हार को जो है किस तरीके से दिखाना, या हार को जो है हर कोई अपनी तरफ से डिफाइन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और यही कारण है कि फूल सिंह बरैया पहले से कह चुके थे और इसलिए जाकर के आज कालिक पोतना पड़ा। दिग्विजय जी चले भी गए, एक सॉलिड नेता के तौर पर दिग्विजय जी चले गए कि चलिए मैं अपने समर्थक के मुंह पे कालिक पोतता हूं। क्या कहेंगे इस खेल भावना का राजकुमार भाटी जी? मैंने बहुत सुना था स्वागत समारोह होते हैं, भाषण होता है, प्रदर्शन होता है, धरना होता है,
लोगों को कहा जाता है कि आपने गंदा काम किया, आप पे कालिक लगाएंगे, लेकिन खुद अपने ही नेता के ऊपर कालिक पोतना। राजकुमार भाटी जी, आज राजनीति में ऐसा अभिनव प्रयोग आपने कभी सुना है? नहीं, ये फालतू का काम है, मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बेमतलब का फालतू का काम है और मजाक बनना है जनता की नज़र में, जनता की नज़र में, देश की नज़र में अपना खुद ही अपना मजाक बनाना। मैं किसी भी तरह से इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, ये सुजाता पाल जी बैठी हैं, बहन है इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आप चिरकुट नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन में दोस्ती करेंगे? वो नेता जो चिरकुट है। नहीं दीपक जी, आपने बहुत कुछ देखा है इस देश में, आप पत्रकारिता में आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये तो चीज़ें अदलती बदलती रहती हैं, राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती। परिस्थिति के अनुरूप टिप्पणियां भी होती हैं, गठजोड़ भी होते हैं, गठजोड़ टूटते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 44 पार्टियां थी, उनमें से कितनी पार्टी रह गई हैं? अब ज़्यादातर पार्टियां ने छोड़ कर चली गई हैं। तो ये तो अदला बदली होती रहती है, इसमें तो कुछ भी संभव है। आगे अब अभी तो कुछ तय होगा गठबंधन में कौन कौन पार्टी रहेंगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या उसका एजेंडा होगा, घोषणा पत्र होगा, किस तरह कितनी सीटें किसको मिलेंगी, ये सारी चीज़ें अभी तय होनी है। तो वो जैसे जैसे तय होती रहेंगी आपके सामने आती रहेंगी। अच्छा बताइए, एक तरफ एक गठबंधन है जो सब कुछ तय करके खड़ा है, मोदी भी तय करके खड़ा है, आप तय किए जा रहे हैं मालिक, और जब तय करने का मौका आ रहा है तब एक दूसरे को विशेषणों से संबोधित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मालिक। इसमें मुझे आपत्ति है। ये जो विश्लेषण आपका थोड़ा सा गलत है। तय करके खड़े, अभी तो आप कह रहे थे मुख्यमंत्री तक तय नहीं कर पा रहे, 3 स्टेट में जीत के बैठे हैं, मुख्यमंत्री के नाम तक तय नहीं कर पा रहे। दूसरी बात देखिए, जीते हैं वो, उसे हमने शुरू के दिन ही स्वीकार कर लिया था। जनता ने जो निर्णय लिया, जनता का निर्णय हमेशा सिर माथे पे लेना चाहिए। उनको जीत मुबारक और जनता के निर्णय का स्वागत। लेकिन आपने शुरुआत में जो भूमिका बनाई थी वो, और के शर्मा जी जो बोले वो, दोनों का लब्बुलवाब एक निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी का कोई व्यक्तित्व नहीं है, निर्णय में किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, किसी की सलाह नहीं मानी जाती, कोई बड़ा नेता है, छोटा नेता है, कोई कुछ मोदी जी के सामने कुछ नहीं है, जो फैसले लेते हैं मोदी जी लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये तानाशाही में भी हो सकता है कि एक व्यक्ति फैसला ले। लोकतंत्र तो सबकी सहमति से चलता है, लोकतंत्र मिलजुल कर चलता है, तो उसमें समाहित तो होना चाहिए, सबका निर्णय समाहित होना चाहिए। ये देश के लिए जरूर खतरनाक है। अब जीते हैं, किस कारण से जीते हैं, क्या मुद्दे थे, उनमें कहाँ कहाँ हमें ऐतराज़ है, कहाँ कहाँ हमारी सहमति है, वो एक लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन जीत पे हम कोई ऐसा नहीं कहना चाहते कि जीत गए तो गलत जीत गए, हम जीत जाते तो अच्छा होता। हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमें उनकी समीक्षा करनी चाहिए। और हमें जो मोदी जी ने कहा अपने भाषण में कि विपक्ष को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उनमें 1-2 बात उपयोगी भी है। वो दूसरा आदमी भी कोई सलाह देता तो उसे मान लेना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मोदी जी खुद ही अपने हार का फार्मूला बता रहे हैं तो अच्छी बात है। वो बता रहे हैं कि मेरी हार का ये फार्मूला हो सकता है, विपक्ष को ऐसा करना चाहिए, तो उसे विपक्ष को सीखना चाहिए उससे। ठीक है, मैं सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे आप भाटी जी की बात पर? भाटी जी बहुत ही समझदार हैं दीपक भाई, और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। सही बात कहा है उन्होंने कि लोकतंत्र में अगर निर्णय अगर जनता देती है तो उसको सर माथे पे लेके स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस अपनी बेतुकी हरकतों से अपने एलाई को भी खोएगी और खो रही है। एक तरफ हम लोग एक होकर के, एक सुर में, एक आवाज में जो भी वो देश हित के लिए काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री के सवाल पर पूछा जा रहा था कि अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है। चुनाव हम लोगों ने तो मोदी जी को आगे करके जीता है ना, मोदी की गारंटी ने चुनाव जीता है ना। वहां पे कोई चेहरा, स्थानीय चेहरा को आगे करके तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता नहीं है, एनडीए ने किसी तरह का। अब उसमें से किसको मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने की क्षमता है, किस नेता में, ये तो तय करना पड़ेगा ना कि उस काबिल में कौन है। इसमें 1-2 दिन की लेट हो रही है। एक तरफ हम लोग देखिए कि इकट्ठा होकर एक तरह से चल रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, कोई देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहा है, कोई हमारे नेता कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाएंगे, आदरणीय चिराग पासवान जी कह रहे हैं। दूसरे तरफ आप देख लीजिए
कि कोई नॉर्थ साउथ कर रहा है, कोई जातियों में बांटने की बात कर रहा है, कोई सनातन का अपमान कर रहा है। तो अभी तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री लिए हैं वो हमारी बिहार के डीएनए पर ही सवाल उठा दिए हैं, और वहां पे कांग्रेस के लोग बहुत लंबी चौड़ी 1 लाख की भीड़ में कहीं पे गाली दिलवा के किसी नॉर्थ वाले को और इस तरह की बांटने की राजनीति कर रहे हैं। तो देश के लोग तो इन सब चीजों को समझ गए बहुत अच्छे से, लेकिन कांग्रेस अपने उस रवैये से निकल नहीं पा रही है। जनता के दिल जीतने के बजाय और उनको मोहब्बत की दुकान में पता नहीं कितना नफरत का सामान लेके बैठ गए हैं ये लोग, कि डे बाय डे कुछ न कुछ जनता को ऐसी चीज वो करते रहते हैं जिससे उनसे दूरी बनते जा रही है। अगर सही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले समय में लोग सुधार देंगे। भाटी साहब ने ठीक कहा कि विपक्ष का काम समालोचना करना है, सिर्फ विरोध इसलिए नहीं करना है कि हम विरोधी दल में हैं। तो देश की जनता से कुछ सीखिए, और अगर यही नहीं रहा हालत तो 2024 से क्या, मैं तो कह रहा हूँ उससे पहले की जनता घूमने लायक ही आप लोगों को न छोड़े। और अभी जो मध्य प्रदेश अजब गजब राज्य है, हो सकता है कि गलती से भगवान ने ये बानगी दिखा दिया हो। अभी तो आपस में होली के तरह काले टीके लगा रहे हैं ना माथे में, कहीं लोग ना सड़कों पे काले टीके लगाने लगे कांग्रेस के लोगों को। इसलिए डरिए और जनहित में काम करिए, नहीं तो काली लोग पोतने लगेंगे। अभी नहीं पोत रहे हैं तो खुद ही आपस में एक दूसरे को पोत रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? उसमें भी आपको क्यों दिक्कत है धीरेन्द्र कुमार जी? जब फूल सिंह बरैया को कालिक लगाने में दिग्विजय सिंह को दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों है? ये मुझे दिक्कत इसलिए है कि ठीक है उनके काले कारनामे हैं, उसको वो प्रदर्शित कर सकते हैं कि ठीक है हम लोग काले करतूत किए हैं तो भाई काला टीका लगा लेंगे। लेकिन अगर यही चीज नेशनल टेलीविजन पर देशवासी देखेंगे दीपक भाई, अगर वो भी उनके नाकामियों के चलते काला टीका लगाने लगेंगे तो क्या हालत होगा? ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अंजलि सिंह के पास। मेरी सहयोगी अंजलि इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया के घर पर मौजूद हैं। क्या खबर अंजलि वसुंधरा जी के घर से? और दूसरा मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा, जेपी नड्डा साहब के यहाँ से कोई बुलावा आया कि नहीं? जी देखिए दीपक जी, फिलहाल तो यहाँ पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। ये गेट जो सिंधिया हाउस का है अभी तक ये बंद है। वसुंधरा राजे अंदर ही मौजूद हैं और जेपी नड्डा से मिलने का वक्त ज़रूर मांगा था, और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई थी कि करीब 5 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है, लेकिन अब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अंदर से जितना हमको पता चल पा रहा है कि अभी भी गाड़ी जो है वो लगाई नहीं गई है, यानी तैयारी जो है वो अभी बाहर निकलने की नहीं है। तो इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या आज मिलने जाती हैं या नहीं, क्योंकि ये कहा तो जा रहा था कि वक्त दिया गया है। अब यहाँ पर जिस तरह से वसुंधरा राजे कल यहाँ पर पहुंची, हालांकि वहाँ से जब निकल रही थी तो जब मीडिया ने पूछा था कि आप किस वजह से जा रही हैं, तो उन्होंने कहा था अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चला कि जेपी नड्डा से मिलने का वक्त भी मांगा है। तो अब देखना होगा कि आज मिलने जाती हैं वसुंधरा राजे या नहीं। लगातार हम इंतजार कर रहे हैं इस खबर का भी, कब यहाँ से निकलती हैं वो। लेकिन इस बीच में जिस तरह से हम देखेंगे कि राजस्थान में कई अलग अलग चेहरे जो हैं वो इस समय मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और चूंकि वसुंधरा राजे का जो इतिहास रहा है, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, कद्दावर नेता रही हैं, राजस्थान में बीजेपी का प्रमुख चेहरा रही हैं, तो ऐसे में उनको इग्नोर करके तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये भी जरूर माना जा रहा था कि एक बार जब जेपी नड्डा से मिलती हैं तो जाहिर सी बात है जिस तरह से बीजेपी ने इस बार सभी सांसदों को भी मैदान में उतार दिया और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ आला कमान की ओर से भी निर्देश जो है वो दिया जाएगा। जी ठीक है, मैं सीधे अंजलि आप नजर बनाए रखिए, क्या होता है ये हम देखेंगे वहां पर। लेकिन बहुत सारी बातें कही धीरेन्द्र कुमार जी ने, इसलिए मैं सीधे सुजाता पॉल जी के पास चलूंगा। सुजाता पॉल जी, आपका जवाब, और के शर्मा जी फिर आप कंक्लूड करेंगे। देखिए, पहले तो मुझे यही नहीं पता होता है कि ये जो एलजेपी से प्रवक्ता बैठते हैं ये भाई वाली पार्टी है या बेटे वाली पार्टी है। और मतलब ये नसीहतें तो बड़ी सारी देती हैं, मगर इनके यहाँ जो स्प्लिट हुआ फिर यही नहीं पता चल रहा कि कौन सी वाली रामविलास जी की पार्टी, कौन सी विचारधारा आगे बढ़ रही है। तो इनकी बातों को मैं बहुत ज्यादा मैं तो नहीं, सुन लीजिए धैर्य रखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ठीक है, छोटे भाई हैं, सुन लीजिए। लेकिन लोकतंत्र है, वहां पर एक ये स्प्लिट वाली पार्टी हो या दूसरी, दोनों का सम्मान है कि स्प्लिट होकर के भी दोनों साथ में है ना। फिर से बोल रहे हैं आप, सुन तो लीजिए। मोदी जी के साथ में सुजाता जी इसको करेक्ट करिए। वही तो चरण चाटुकारिता आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अस्तित्व की बात है और वोट कटर का काम करना पड़ेगा। लेकिन वो
जो भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप देश को देखिए, आप हमारे घर को क्यों देख रहे हैं? गारंटी तो विभाजन की आप लोगों को किसी के घर को देखने की आदत हो गई है कांग्रेस पार्टी को। आप राष्ट्र की बात करिए ना, आप आदरणीय चिराग पासवान जी के घर की बात को क्यों जानना चाहती हैं? बतवा दिया, बेटे का क्या हाल करवाया। आप चिराग पासवान जी के घर के बारे में बोलना चाहती हैं या देश के बारे में? दादा जी मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको घर के राजनीति की आदत हो गई है। कांग्रेस पार्टी तो घर की वंदना करती है ना, आप एक कांग्रेस पार्टी घर की चरण वंदना करती है, इसलिए घरों की राजनीति उसको समझने की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर केवल एक व्यक्ति, मैं तो दो भी नहीं कहूंगी, एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा तो लोकतंत्र तो है ही नहीं। ये तो खुद ही मान रहे हैं कि जो एक व्यक्ति कहेगा उसी पर हम सब आगे चलेंगे। तो यानी कि इनके विधानमंडल का कोई मतलब नहीं, विधायकों का कोई लेना देना नहीं, और सबकी फाइलें तैयार रहती होंगी। क्योंकि भाई मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सबकी फाइलों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कि हमने जिसको मुख्यमंत्री बनाना है अब बनाना है, लेकिन जिसकी फाइल है उसको बताना है कि तुम्हारी फाइल में ये है, अब तुम चुप रहो, और ये कोई और बात है, और हमने जिसको मुख्यमंत्री बना दिया उसके आगे आपको कुछ नहीं बोलना। आप बताइए, ये लोकतंत्र इनके तरीके का होगा? हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं कहीं पे कोई कुछ बोल दे रहा है, कहीं कुछ बोल दे रहा है, और सबकी अलग सोच है। मैंने आपको पहले भी कहा, जब आपने अभी दिखाया था दिग्विजय सिंह को, उनके भाई ने क्या बोला, वो भी तो उसी पार्टी से आ रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ तो बोलने का अधिकार सबको है, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, वो मंथन करके तभी निकलता है जब बहुत लोग बातें करते हैं। यहाँ तो कमरे के अंदर जाएंगे, बाहर निकल के आएंगे तो किसी का चेहरा लाल होगा, किसी का चेहरा बिल्कुल रुआसा हो रखा होगा, और मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे मोदी जी। ठीक है, एक कंक्लूजन कमेंट के शर्मा जी, आपका क्विक कमेंट के जी। ठीक है, देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मोदी जी हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं और सबसे वरिष्ठ नेता हैं, और उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाने का यदि किसी को वो है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। इनके पेट में दर्द है कि वो गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा इतना ऊंचा कैसे हो गया और इतना बड़ा कैसे हो गया, और चांदी की चम्मच में जो दूध पी के पैदा हुआ है उसने जो है वो केवल बढ़ा नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को गर्त में डुबा दिया है। किस तरह से जो है उसको लगातार हार देखने का मुंह में कांग्रेस को हार दिला रहा है, ये देख के दर्द है इनको पेट में, नफरत इस बात से होती है। जी न्यूज़।